नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर आज हम लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। सबसे पहली खबर है, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा है मोदी सरकार गरीब विरोधी है और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को पाखंडी तक बता दिया है। वहीं प्रियंका गांधी का अयोध्या दौरा एक दिन के लिए टला है। कल अमेठी और रायबरेली के बाद अब 29 मार्च को वो अयोध्या जाएंगी। अगली खबर है, एयर स्ट्राइक को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा है बालाकोट हमले पर सवाल उठाने पर देशद्रोही करार दे दिया जाता है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस की 28 मार्च को होगी सुनवाई। वाड्रा के वकील ने तारीख बदलने की दी थी अर्जी। अगली खबर है, वडोदरा में महिला से एक तरफा प्यार, शख्स ने एक दिन में की 511 कॉल्स। महिला ने पुलिस में की शिकायत, केस दर्ज, लेकिन आरोपी फरार। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन करीब करीब तय हो गया है। फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन पंजाब में भी हो, लेकिन पंजाब में कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह के पास जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला कल शाम को राहुल गांधी की तरफ से गया था, क्या आम आदमी पार्टी ने इस फॉर्मूले पर सहमति की मोहर लगा दी है? राकेश का ऑडियो नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर भी जुड़ चुके हैं। आतिर, क्या खबरें आ रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी इस पर सहमति की मोहर लगा देगी? देखिए, ये कई दिनों से बात चल रही थी और जो आम आदमी पार्टी ने ये प्रस्ताव रखा था और अब पूरी जो कवायद थी अब कांग्रेस के ऊपर छोड़ दी थी। और कांग्रेस में क्योंकि अंदरूनी जो डिस्कशंस डेलिब्रेशन चल रहे थे, जैसे आपने कल देखा पूरे दिन इसका दौर लगा रहा, कयास लगाते रहे लोग कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन वर्कर्स जो हैं कांग्रेस के, जो ग्राउंड लेवल है, उनको विरोध था कि इस तरह का अलायंस नहीं होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि वो पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा और आगे अगर बात करें 2024 की तो उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये अलायंस पुख्ता हो गया है और बात ठहरी है 4 और 3 सीट, यानी 4 आम आदमी पार्टी के लिए और 3 कांग्रेस के लिए। अब इन 3 सीटों में अब ये देखना है कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे। जाहिर बात है कपिल सिब्बल जो दिल्ली से लड़ते हैं उनका इसमें नाम रहेगा। उसके अलावा और 2 कौन से कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा बात पंजाब से भी चल रही है, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन की बात आई है वो केवल दिल्ली में आई है। दीपक, ये पूछना चाहूंगी दीपक आपसे खास तौर से कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत कीन है अलायंस को लेकर कांग्रेस के साथ और अमरिंदर सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई भी फुटहोल्ड दिया जाए आम आदमी पार्टी को, नहीं तो एक रीजनल फोर्स जो है उनकी वहां पे खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको लगता है कि बिना पंजाब के आप तैयार होगी? क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है जो ऑफर है कांग्रेस का स्टैंडिंग ऑफर सिर्फ दिल्ली के अलायंस के लिए। जी, दिल्ली के अलायंस के लिए है क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि दिल्ली में उसे आम आदमी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात पंजाब को लेकर है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ अलायंस चाहती थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में फिलहाल इसकी संभावनाएं बेहद कम दिखती है। खासकर अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में
आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स के तौर पर चुनाव के दौरान उभरी थी और ये कयास लगाए जा रहे थे, लंबे समय तक ये अटकलें लगी थी। और खासकर आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए 2014 में, तब भी 4 एमपीज आम आदमी पार्टी के आए थे, लेकिन अब वो तमाम एमपीज आम आदमी पार्टी से छिटक के दूर जा चुके हैं। अगर एक भगवंत मान को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा ऐसे में अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी, जिसको धीरे धीरे सरकार बनने के बाद वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम से फिर से उभर जाए और एक रीजनल फोर्स पंजाब के अंदर खड़ी हो जाए। इसीलिए अमरिंदर सिंह के कहने पर ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में अलायंस नहीं करेंगे। अब अंतिम फैसला मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेना है और ये संकेत हमको आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ उनका सिर्फ दिल्ली में भी अलायंस होता है तो वो इस अलायंस के साथ जा सकते हैं। 4 और 3 सीटों का गणित है, लेकिन कुछ सीटों से अब आम आदमी पार्टी को अपने प्रत्याशी वापस लेने होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। अब कुछ प्रत्याशी उनको वापस लेने होंगे और 3 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी सहमति देती है तो कांग्रेस को अपने कैंडिडेट उतारने होंगे। ठीक है, हमारे साथ राकेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, वो कौन सी क्रूशियल सीट्स हैं जिनको लेकर बात हो सकती है और दोनों के बीच में बात बनेगी क्या, और आम आदमी पार्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं? जिस तरह दीपक ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी मान सकती है और आगे देखना होगा कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है आंचल, उसके मुताबिक दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच समझौता हो गई है और इसकी मुहर जो शुरुआती जो बात है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये एक फॉर्मूला भेजा गया था आप पार्टी को और सूत्र बता रहे हैं कि उसको आप पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। रही बात 7 सीटों में से 4 सीट कौन ऐसी सीट है जिस पर आप पार्टी लड़ेगी और 3 वैसी सीट, इस पर जो है पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद इसका स्पष्ट होगा। रही बात पंजाब को लेकर जो माथापच्ची चल रही थी, पंजाब को लेकर जो साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से ये बता दिया गया है आप पार्टी को कि पंजाब में किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा, तो ये साफ मोटे तौर पर। और इसमें आपने देखा था कि एनसीपी नेता शरद पवार जो कि एक बड़ी भूमिका इसमें अदा किया है और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जो कि शरद पवार से मुलाकात की थी, करीब आधे घंटे से ज्यादा चली थी बैठक और उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर दिल्ली में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एनसीपी इसको लेकर मध्यस्थता करे और सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत की थी और इसको लेकर एक खाका तैयार किया गया था और इसी के तहत कल राहुल गांधी ने दिल्ली के नेताओं को बुलाया था। वहां पर भी 2 फाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो निर्णय लेने की बात थी उसको कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई थी और कांग्रेस अध्यक्ष ने ये तय किया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में आप पार्टी के साथ समझौता होगा। 4-3 का फॉर्मूला है, लेकिन कौन कौन सी सीटें हैं उसका लेकर आज देर शाम तक पूरी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। देर शाम तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी। और अगर दिल्ली की हम बात की जाए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, छोटी पार्टियों के साथ उसने अलायंस किया है, लेकिन दिल्ली के लिए यह अलायंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर आप और कांग्रेस एक साथ आती है तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है दीपक, जो अनुभव रहा है दोनों पार्टियों का, पहले जिस तरह से साथ मिलकर चले लेकिन फिर मुटाव हुआ और फिर एक नया सिलसिला चला। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका अस्तित्व जो था वो कांग्रेस विरोधी था। कांग्रेस की आलोचना करने के बाद, चाहे वो स्कैम्स हो या फिर जो महिला की सुरक्षा का मुद्दा हो, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो थी मुद्दा बनाया और फिर अचानक वो इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और दिल्ली में उसने सरकार बनाई। लेकिन अब समय की दरकार यह है कि दोनों पार्टियों को आगे मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, हम फिर इस पर बात करेंगे। अभी सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं और रामपुर से वो आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। श्री गौरव भाटिया जी हैं और निरंतर आप जिसको सुर्खियां बना रहे थे 2-3 दिनों से, ऐसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, समाजसेवी और सांसद
लगातार 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा की माननीय सदस्य रह चुकी श्रीमती जया प्रदा नाहटा जी अपने बीच है। मेरा सादर अनुरोध है माननीय भूपेंद्र जी से और माननीय अनिल बलूनी जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस सभागार में श्रीमती नाहटा को आप पार्टी का सदस्य सादर अनुरोध है ऐसे शुभ अवसर पर माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय भूपेंद्र यादव जी। मित्रों, जयप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं। अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज्यादा 7 से ज्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया उससे सब परिचित हैं। और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रही हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रही हैं आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रही हैं। लंबे समय से अपने इस सांस्कृतिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन में लगातार लोगों के बीच में वो काम करती रही हैं। आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जिस प्रकार से देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए सरकार चली है, उन उद्देश्यों और नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑफर किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में वो कार्य करना चाहती हैं। हमने उनका स्वागत किया है। पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है जयाप्रदा जी से आप भी 2 शब्द रखें। जयाप्रदा जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। आपको पता है, इससे पहले मैं एनटीआर जी के साथ तेलुगु देशम में थी। उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई। आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ एसपी में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी।
उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुंचना था वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, नोटबंदी पर गुलाम नबी आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये भी सबको मालूम है कि नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ, कितने हजारों छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग बंद हो गए और कितने करोड़ों लोग, पहले तो अनुमान लगाया जाता था लाखों, लेकिन जो नई नई रिपोर्टें आती हैं उनके द्वारा अब तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और कितने लोग लाइनों में कई कई हफ्ते खड़े होकर, छोटे बच्चे, और जीडीपी को कितना नुकसान हुआ। तो कुल मिला के अगर हम कहेंगे कि नोटबंदी से देश बहुत पीछे चला गया, नोटबंदी से हमारा उद्योग बैठ गया, नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार, वो लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। और थोड़ी बहुत सुविधाएं लोगों को मिली, लेकिन 4000 से ज्यादा आप बैंक से निकाल नहीं सकते थे। अगर किसी ने शादी करनी हो तो 2.5 लाख रुपया से ज्यादा निकाल नहीं सकते थे। एटीएम में इतना पैसा निकाल सकते थे, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। और अगर कोई बैंक में जाकर अपना एक्सचेंज करना चाहता है तो 31 दिसंबर से पहले वो एक्सचेंज कर सकता था, डिपॉजिट कर सकता था। ये नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रही, लेकिन और प्रधानमंत्री ने यह भी भाषण में कहा कि इसका मकसद था कि हम आतंकवाद को खत्म करें, फेक नोट को खत्म करें, करप्शन को खत्म करें, ब्लैक मनी को खत्म करें। ये उन्होंने भाषण में कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं उनके मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मैं यहां से नारा दूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब कहेंगे अब की बार फिर मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर मोदी सरकार। मोदी जी की सरकार है और यही सरकार कंटिन्यू आगे चलेगी। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है और यही सरकार कंटिन्यू आगे चलेगी। आपको क्या लगता है आंचल, मोदी है तो मुमकिन है? ये नारा कितना लोगों के मन को कैच कर रहा है? जैसे पिछली बार था, अब की बार मोदी सरकार।
नहीं, ये नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार जिस तरह पिछली बारी खासतौर से यूपी से ही अगर सत्ता की चाबी मानी जाए और दिल्ली की तरफ रास्ता आता है, तो लगातार यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अमित शाह का बयान आया है कि 72 नहीं होंगी सीटें, 74 हो जाएंगी। लेकिन ये नारा सिर्फ अपने आप में देने की बात है, कई ऐसे ऑड्स हैं जिस पर जमीन पर जूझ रही है बीजेपी, और खासतौर से महागठबंधन जो यूपी के अंदर है, अगर सिर्फ यूपी की बात करें, अगर महागठबंधन यूपी के अंदर है तो कांग्रेस एक अलग फोर्स के रूप में खड़ी हो रही है। जमीन के ऊपर ये कितना ट्रांसलेट करता है दीपक, अब वोटर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जितने भी सर्वेज आते हैं वो दिल खोल के बोलते नहीं है। कांग्रेस अक्सर यही कहती है कि हमारे जो वोटर्स हैं बड़े साइलेंट वोटर्स हैं। ऐसे में देखना होगा, अब प्रियंका गांधी फैक्टर भी आ गया है, पुलवामा के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद, अब ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है, ये जमीन पर कितना ट्रांसलेट होती है। और यूपी के अंदर पोलराइजेशन की जो तकनीक अक्सर अपनाई जाती है, वो जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे, क्योंकि यूपी हमें भूलना नहीं चाहिए 7 फेजेज में, सारे के सारे 7 फेजेज में है, वो कितना ट्रांसलेट होता है ये अभी कहना बहुत बहुत मुश्किल है। आखिर आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आप किस तरह के समीकरण देखते हैं, खास तौर पर ये देखने के बाद कि वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस है, महागठबंधन है और बीजेपी है? देखिए, मुझे दीपक लगता है कि जो गठबंधन हुआ है वो उसकी जाहिर बात है सीट्स तो निकलेंगी, लेकिन बीजेपी का जो अपना आंकलन था कि उसको कुछ सीटें जो हैं लगभग 20-25 सीटें कम हो सकती हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और अभी इस समय की अगर हम बात करें तो जो जाहिर बात है मोदी वेव जो है वो कंटिन्यू कर रही है और इसके कई संकेत हमको मिल रहे हैं। और उसकी वजह एक स्थिरता, जो एक स्थिर सरकार दी गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों जो मुद्दे हैं बहुत अहम है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है जिनको लेकर विपक्ष जो है वो पूरे शहर जा सके, डंका बजा सके। तो जाहिर बात है कि विपक्ष को भी संघर्ष करना पड़ रहा है मुद्दे ढूंढने के लिए, और उसमें उस तरह की इसकी खोज चल रही है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, डीमोनेटाइजेशन की एक पूरा जो है घेराबंदी की कोशिश कर रहा है विपक्ष। और अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो इकोनॉमिकली जो है संकेत सारे ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी की ये सिचुएशन है जिसके चलते जॉब्स जो है, जो रोजगार है, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस सब को देखते लोगों को निर्णय लेना होगा कि उनके लिए कौन सी सरकार बेहतर है। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो बीजेपी और मोदी प्रधानमंत्री मोदी यूपी के अंदर दीपक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यूपी के अंदर खासतौर से कहा जाता है कि जब भी इसको अगर पिछले 20 साल के चुनावों के भी आंकड़े उठा के देख लिए जाएं, सिर्फ केमिस्ट्री या नेताओं की पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती है, अर्थमेटिक और मैथ जमीन के ऊपर बहुत मैटर करता है। और खासतौर से अब जब मायावती और अखिलेश यादव इकट्ठे आए हैं और साथी इकट्ठे हो गए हैं, तो जमीन के ऊपर अगर शेयर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इक्वल मामला बैठ रहा है। ऐसे में स्विंग फैक्टर या एक्स फैक्टर आपको क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर हम 2014 के चुनाव को मानक माने तो 2014 के चुनाव में साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मोदी लहर थी और मोदी के जो रणनीतिकार थे उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो 50% से ऊपर का लड़ा था, यानी समाज के उतने धड़ों को उन्होंने अपने साथ में ले लिया था जो 50% से ऊपर हो रहे हैं। इसी अर्थमेटिक के चलते पिछली बार 73 सीटें एनडीए ने निकाली थी और इसी अर्थमेटिक को लेकर वो विधानसभा चुनाव भी जीते थे और इसी अर्थमेटिक को लेकर वो लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं। अगर एसपी और बीएसपी के दोनों के वोट्स को हम साथ में जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि मोदी वेव है और 35-38 सीटों वाली जो बाईपोल के रिजल्ट के बावजूद लगता है बाईपोल तो मुख्यमंत्री बाईपोल में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं थी, लेकिन इन चुनाव में लहर के इंडिकेशंस अभी तक मोदी के खिलाफ कोई लहर पैदा हो ऐसा नहीं है और मोदी वेव अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि 38 सीटों को लेकर लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियां प्रधानमंत्री नहीं बनवा सकती या प्रधानमंत्री को नहीं परिवर्तित कर सकती। यही हाल सपा का होगा, यही हाल बसपा का होगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश अगर प्रधानमंत्री पद के आधार पर वोट देने का फैसला करता है जैसा 2014 में हुआ था तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मामला जा सकता है, लेकिन अगर जाति के आधार पर वोट पड़े, कास्ट के आधार पर वोट पड़े, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। नॉन पॉलराइज अगर सारा दलित वोट बैंक एक बार फिर से इंटैक्ट, जो जाटव हैं वो सारे के सारे मायावती के पास
चले गए तो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मोदी वेव पर भरोसा है, योगी सरकार ने जो काम किया है उस पर भरोसा है, और जो सोशल इक्वेशंस पिछले 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां बिछाई है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं जीत गई थी। उसने वहां पर नए सोशल इक्वेशंस बनाए थे और कई सारा ऐसा वोट बैंक जो लेकिन उस 2017 में बुआ और बबुआ अलग अलग थे, अब वो इकट्ठे आ गए। ये बहुत चेंजिंग फैक्टर। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूं, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव है, ये विधानसभा के चुनाव नहीं है। हालांकि 2017 में विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उसी को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कैंपेन चलाएगी, और उसको लगता है कि महागठबंधन का जो अर्थमेटिक है उसकी जो काट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उनके 5 साल के काम है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद जारी है, बने रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत बड़ा रोल होता है। बड़े बड़े सिंहासन और बड़े बड़े पद कई बार मर्यादाओं को लांघने की वजह से सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। आज कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मर्यादा की इसी सीमा को लांघते दिखे। रणदीप सुरजेवाला ने आज पीएम मोदी को पाखंडी कह दिया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ढोंग और पाखंड का लबादा ओढ़ रखा है। गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय का विरोध कर रही है। मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम आज पूछना चाहते हैं, आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी? क्योंकि कल से आपके सब मंत्रीगण, आपके सब पिछलग्गू नेतागण न्याय स्कीम के विरोध में खड़े हो गए हैं आकर। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? पाखंड के स्वरूप बने मोदी जी, ये बताइए, आप एक अपने मित्र अनिल अंबानी जी की कंपनी को 30,000 करोड़ का ठेका तो दिलवा सकते हैं, पर आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपए देने का विरोध क्यों है? सच्चाई साफ है, मोदी जी को हमेशा और भाजपा को हमेशा इस देश के गरीब के विरोध में खड़े रहे। ये आपका चाल, चेहरा, चरित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का डीएनए है। पाखंड के प्रारूप बने मोदी जी, इस देश को बताइए कि आप 10 लाख रुपए का सूट बूट तो पहन सकते हैं, अपना नाम जिस पर खुदा हुआ है लाखों बार, और उसको 4 करोड़ में बेच सकते हैं, परंतु आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपया देने में क्या ऐतराज है? आप दीपक, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब इंतजार चल रहा था हमारे यहाँ, तो हमें लगा कि कोई राज खुलेंगे, जो इनकी नई स्कीम आई है, न्याय योजना आई है उस पर, लेकिन ये तो ऐतराज दिखाकर ही चलते बने। आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम आई है उसके ऊपर पॉइंटर्स देने चाहिए थे? कौन बेनिफिशियरीज होंगे, कैसे वो आइडेंटिफाई होंगे, प्रूफ ऑफ इनकम कैसे होगा जनरेट? लेकिन ये तो खाका दिया ही नहीं चिदम्बरम के नाम पे। कल भी राहुल गांधी ने बोला चिदम्बरम जवाब देंगे, और चिदम्बरम जी अनरीचेबल है अभी तक। बिल्कुल, चिदम्बरम अनरीचेबल है, और राहुल गांधी ने पूरी की पूरी बॉल उनके कोर्ट में फेंकी थी। ये साफ था कि राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि जिसको वो न्याय स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसमें 72,000 गरीबों को देना है, वो कैसे गरीबों तक पहुंचाएंगे। आजकल कई सारे ग्रे एरियाज इसमें है। सबसे पहले किस आधार पर यह निर्धारण होगा कि किसी एक परिवार की या किसी एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो कितना पैसा कमाता है? राहुल गांधी ने यह कहा कि 12,000 रुपए प्रति महीना। अगर कोई 8,000 कमाता है तो 4,000 उसको टॉप अप दिया जाएगा। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए कैसे निर्धारित किया जाएगा कि उसकी आय 8,000 है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, किस आधार पर यह निर्धारण होगा कि इसको पूरे 12,000 की जरूरत है, या इसको 6,000 की जरूरत है, या इसको 4,000 की जरूरत है? सबसे बड़ी तीसरी बात,
अगर ये व्यक्ति लोग काम करने लगे और ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनको पैसे मिलने लगे या इनको रोजगार मिल गया, तो आप कैसे उनकी सब्सिडी को या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप उनको दे रहे हैं उनको कैसे खत्म करेंगे? तो कई सारे, और सबसे बड़ी बात नहीं, ये तो ये कल भी और आज भी ये बोला कि ये जो है बाकी सब्सिडीज को हम टच भी नहीं करेंगे। तो इफेक्टिवली 1 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडीज होती है, उससे भी ज्यादा होती है। और अगर सारी सब्सिडीज को ऐड कर दिया जाए तो लगभग ये 3.5 लाख करोड़ की ये सब्सिडी बिल बैठेगा। 3.5 लाख करोड़ का ये होगा और 3.5 लाख करोड़ ऑलरेडी है। तो इफेक्टिवली 7 से 8 लाख करोड़ की सब्सिडी कही जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की एक बात वो ये कहते हैं कि हर साल रेवेन्यू फॉरगॉन या टैक्स जो होते हैं एनपीएस समझकर माफ कर दिए जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो हम गरीबों का क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो ठीक बात है, आप करिए, लेकिन कहां से ये रेवेन्यू जनरेशन होगा कि 3.5 लाख करोड़ और आएंगे, ये वो नहीं बता पा रही है। और इसका मतलब क्या ये होगा कि हम सबको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या सुपर रिच टैक्स लगाएंगे? क्योंकि पैसा तो इकोनॉमी में उतना ही है, जॉबलेसनेस तो एक दिन में खत्म नहीं होने वाली, जॉब्स क्रिएट नहीं होने वाली, इन्वेस्टमेंट इतनी सारी आने नहीं वाली, तो कहां से आएगा पैसा? ये जवाब अब तक नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं मिला है और कांग्रेस के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं है। अगर सीधा जवाब होता तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो चिदम्बरम को लेकर आते, चिदम्बरम एक रोड मैप बनाते और रोड मैप के साथ वो ये बताते कि पैसा यहां से आएगा, स्कीम इस तरह से इंप्लीमेंट होगी, उसका पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि चिदम्बरम जानते नहीं है, समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री वो रह चुके हैं, बजट कहां से लाना है, पैसा कहां से निकालना है, कहां पर खर्च करना है, इसको वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जल्दबाजी में इस योजना को कुछ देशों के नकल करते हुए अनाउंस तो कर दिया, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा गरीबों को ट्रांसफर कैसे होगा। और 20% पॉपुलेशन को बात कर रहे हैं वो एक बड़ी पॉपुलेशन है। हो सकती है ये एक गेम चेंजर योजना, हो सकता है ये एक मास्टर स्ट्रोक, लेकिन राहुल गांधी आधी अधूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। मुझे मास्टर स्ट्रोक, गेम चेंजर कहना वोट की दृष्टि से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन आतिर और मुझसे पूछिए, इस देश के 2.25 करोड़ लोग हैं जो लगभग टैक्स भरते हैं, जिनकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है। अभी तक अगर पुराने बजट के हिसाब से चला जाए, वो 130 करोड़ के लिए भारत निर्माण का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये फ्रीबीज इस तरह से देना, क्योंकि राहुल गांधी ने कल ये बोला और मैंने आज सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा भी, क्या इसके लिए कोई फालतू काम करना पड़ेगा? जैसे मनरेगा में काम करते हैं, चाहे आप गड्ढे ही खोदें, ये फ्री में पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अजब सी स्थिति है कि आप मुहावरा कहते हैं कि हर रोज कुआं खोदकर हर रोज पानी पीने वाले लोग हैं, यहां पर तो आप कह रहे हैं कि कुआं खोदने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको पानी घर पर पहुंचा रहे हैं। तो प्रोत्साहित कैसे कीजिएगा लोगों को कि वो काम करें? ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट मुझे लगता है आज की तारीख में होता है। और आंचल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक मास्टर प्रोजेक्ट है। इससे पहले महू नाम की एक जगह है जहां पर ग्राम पंचायत में, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारी सरकार की एजेंसियों ने इसका एक मास्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक पंचायत के अंदर एक परिवार में पुरुष और महिला को 500 रुपए और बच्चों को 150 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और जिसके बाद ये असेसमेंट किया गया था कि आने वाले समय में इस पैसे का इस्तेमाल करके उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होती है। आर्थिक स्थिति और बेहतर हुई थी, लेकिन यही लगा था कि अगर इस योजना को एक लार्जर स्कीम तक लॉन्च किया जाता है, एक लार्जर स्कीम के तौर पर, तो ये क्या काम कर सकती है, उस पर नीति आयोग भी कल साफ कर चुका है। नीति आयोग के कई अधिकारी साफ कर चुके हैं कि ये योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। जो इस योजना के बारे में स्टडी करते हैं, जो इस योजना को बेहतर तरीके से समझते हैं और जो इस योजना को ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आंचल कि ये 500 या 1000 रुपए की सब्सिडी नहीं है, 12,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, 6,000 एक बड़ा अमाउंट होता है। और 12 महीने 6,000 भी क्यों, अगर उसको 72,000 देखा जाए, सालाना 72,000 इज द अपर लिमिट की, वो कह रहे हैं कि 12,000 की तो मिनिमम इनकम लाइन हम मान के चल रहे हैं, जितना भी होगा हम भरपाई करेंगे। तो 72,000 अगर सालाना मान के चला जाए दीपक, तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, ये पर्सनल उदाहरण है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक काम करने वाली महिला आती थी, उनके 5 बच्चे थे, तो वो चाहती थी कि अपने बच्चे के लिए स्कूटी ले, तो
मैंने पूछा कि वो चला सकती, क्या उम्र है? तो वो 14 साल की लड़की। मैंने कहा लाइसेंस मिल जाता है? कहती नहीं, वो हो जाएगा, हम पार्क वार्क में चलवा लेंगे। और मेरा खुद का बेटा मोबाइल मांगता है, उसको मैंने मोबाइल कतई नहीं दिलाया, जबकि उसकी दादी नानी बहुत सारे पैसे उसके पास थे, वो जुटा सकता था। तो मतलब आप अगर लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं समझा पा रहे हैं, आप फ्रीबी की तरह देंगे। तो अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। तो यहां पर तो आप बिल्कुल जॉब क्रिएट करने की बजाय आपका फोकस वो होना चाहिए, आप फ्रीबीज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब पॉलिटिक्स इतनी हावी हो जाएगी इकोनॉमी पर, तो लॉन्ग टर्म चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे देश में भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मिक्सी दी गई, क्यों आते हैं, बिल्कुल, जहां पर कलर टीवी दी गई, लैपटॉप्स दिए गए, लैपटॉप्स दिए। लैपटॉप तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे जो युवा लोग थे, और कई जगहों पर इस तरह की स्कीम चली। लेकिन उसका अंत क्या हुआ वो सब जानते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह की देखिए विपक्ष में अगर आप हैं तो इस तरह के आप बड़े बड़े वायदे कर सकते हैं, और उसका क्या स्वरूप होगा, उसका फॉलोआउट क्या होगा, उसकी अभी सोच इस समय उनके लिए जरूरी नहीं है। इस समय जरूरी है अभी सरकार बनाना सिर्फ जरूरी है उनको ये देखना कि कहां पर कमियां रही हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, तो कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ तो रही लेकिन उतना जॉब्स नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं जॉब्स के, वो भी ये कह रहे हैं कि जॉब्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए। लिहाजा उनको एक मौका मिलता है विपक्ष को कि वो इसको लेकर आगे बढ़ाए, और एक तरह से एक जुमला ही कह लीजिए, अभी तो जुमला माना जाएगा इसको जब तक कि इसका कोई स्वरूप नहीं होता। और इस तरह की बातें, और फिर इसमें अगर आप ये जोड़ दें कि इसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आप के पाखंडी हैं, ये सब चीजें जो हैं, इसको जोड़ के एक चुनावी जो है, ये सब अगर बातें बोली गई आते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे तो यही लगता है कि आप खुद सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपने पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने मेरा ये मानना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, और मुझे यही लगा कि होमवर्क कांग्रेस पार्टी का पूरा नहीं था। और रणदीप सुरजेवाला इन सवालों के जवाब देने के बाद, कल मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कांग्रेस के किसी नेता तक रीच करूं, हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने भी बहुत कोशिश की, और वो ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। उन्होंने कई नेताओं से बात की, लेकिन इसका सीधा और कन्विंसिंग जवाब किसी के पास नहीं था। इन टर्म्स ऑफ मनी की जगलरी भी अगर की जाए, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप अभी की आज की मिडिल क्लास जो इस पूरे देश को चला रही है, उसको कितना ओवरबर्डन कर सकते हैं और कितना करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में सवाल हो सकता है। और ये जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में ये बैटल जो लगातार हो रही है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, आप गरीबी खत्म करना चाहते हैं, ये तो समझ में आता है दीपक, लेकिन मिडिल क्लास और कितना पिसे ये समझ में नहीं आता है। मुझे ये नहीं समझ आता है। चल, आपने जो कहा कि मिडिल क्लास कितना पिसे, वाकई जो देश के उत्थान वाली बात होती है, या जिसको कहते हैं कि आप टैक्स दो, देश उन्नति करेगा, देश आगे बढ़ेगा, और आपको भी कई तरह के सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, और कई तरह की बातें होती हैं कि अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो आपका देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये टैक्स बर्डन मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों पर ही पड़ता है, और इसका एक रिपरकेशन ये भी होता है कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो ये सोचने लगता है कि क्या मुझ पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक सवाल है जिसको कहीं ना कहीं सिर्फ 2.25 करोड़ लगभग अगर कैलकुलेशन मानी जाए कि 93% लोग जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो अपनी इनकम को कम शो करते हैं, मतलब 2.5 लाख या टैक्स दायरे से बाहर होते हैं। फिर जो बचता है वो करीब 2.25 करोड़ ही है जो टैक्स भरते हैं, और जो पूरा का पूरा बजटरी एलोकेशंस होती है अकॉर्डिंगली की जाती हैं। हमारे साथ हमारे पीसीआर बता रहे हैं दीपक, ऐश्वर्या जुड़ गई। तो ऐश्वर्या से पहला सवाल ये लेते हैं। ऐश्वर्या, क्या आप इस बात से कन्विंस हो पाए कांग्रेस नेताओं के बयानों को सुनने के बाद कि ये स्कीम किस तरह से लॉन्च होगी, या इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब हमने उनसे सवाल किए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी इस बारे में कंसल्ट किया है, इकोनॉमिस्ट से कंसल्ट किया है, लेकिन जब इनसे कैलकुलेशंस की बात की गई, उनसे पूछा गया कि किस तरीके के मैथमेटिक्स का यूज किया गया है, क्या फिस्कल डिफिसिट पे इसका असर पड़ेगा, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका साफ तौर पर कहना था कि आगे चल के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी तरीके से समझाया जाएगा। चिदम्बरम साहब खुद आएंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके
से वो जो कैलकुलेशंस की गई हैं और क्या इस पर इकोनॉमी पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक और उन्होंने जो चीज कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 72,000 रुपए, जो कल राहुल गांधी ने कहा था कि टॉपअप स्कीम है, लेकिन आज उसी टॉपअप स्कीम को बदलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ये टॉपअप स्कीम नहीं है, ये उन्हीं परिवारों को दिए जाएंगे जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए प्रति माह है, यानी उन परिवारों के खातों में अकाउंट जाएंगे। और ये एक वुमेन सेंटर की स्कीम उन्होंने बोला ये सिर्फ महिलाओं के खाते में जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ बदलाव किए गए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कल के जो बयान थे उससे पलटते हुए कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की लीडरशिप दिखी। ठीक है ऐश्वर्या, कांग्रेस की लीडरशिप दिखी। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, ये एक अच्छी बात उन्होंने कही है। यही अच्छी बात लगी, यही अच्छी बात लगी आपको। मुझे यही अच्छी बात लगी। इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे, अगर पुरुषों के खाते में पैसे जाते हैं तो परिवार की तरफ खर्च नहीं करते हैं, कई सारे लोग उसकी शराब पी जाते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में इस तरह की कई कंप्लेंट्स हमने देखी, बहुत कंप्लेंट्स आई, और जो राज्यों में एक्चुअली में शराबबंदी लागू है उसका लॉजिक भी यही दिया जाता है। अब अगर महिलाओं के खाते में जाते, दीपक जैसे ये छोटी सी क्वेरी है, एक परिवार के अंदर अगर महिला किसी के घर पे काम कर रही है, वो एक ऑर्गेनाइज लेबर नहीं है, कोई लैंडलेस फार्मर है, वो पति अगर दिल्ली में आके अगर रिक्शा चला रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, तो अगर वो फैमिली, और ये सच है कि वो फैमिली वाकई बिलो द पॉवर्टी लाइन होगी, लेकिन असेसमेंट और प्रोसीजर क्या रहेगा, और आप कैसे असेस करेंगे कि उनकी कंबाइंड इनकम कितनी हो रही है। तो इस बाबत जो है आप भले कह दीजिए राशन कार्ड है, जो मैंने सबसे पहले उठाया था कि भले ही राशन कार्ड है और आपके पास टारगेटिंग अब बेहतर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो डीप पेनिट्रेशन जिसे कहा जाता है आंकड़ों के लिहाज से, आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से, वो नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि ये तो बड़ी प्रोन टू करप्शन और लीकेजेस स्कीम होने वाली है। लीकेजेस स्कीम होगी, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मुझे बहुत अच्छी याद है, अच्छी तरह याद है कि 2012 में जब अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने बात की थी कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और मुलायम सिंह ने अपने को नहीं उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, समाजवादी पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, पीढ़ी का परिवर्तन हुआ था। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। तो मेरे एक दोस्त का ड्राइवर है, वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है, अच्छी खासी सैलरी कमाता है ड्राइवर के तौर पर, लगभग 20,000 रुपए महीने के आसपास, 2,000 में वो कमाता था, ओवर टाइम वगैरह सब कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। उसने सबसे बोला भैया जी 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि आपको 3 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? बोले गांव जाना है। तो उससे पूछा भाई गांव क्यों जाना है, तुमको तो जितनी फैसिलिटीज है, तुम्हारा घर यहाँ रहता है, तुमको क्वार्टर दे रखा है, तुमको इतनी इनकम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, हम भी तो बेरोजगार हैं। तो इस तरह के लोगों को आप किस तरीके से डिस्करेज करेंगे, ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात वो वहीं पे आ जाती है कि बिना काम के पैसा, दूसरा ये बहुत बड़ी बात एसेट क्रिएशन, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मनरेगा में जो लोग जुड़े हुए थे शुरू से स्कीम को लॉन्च करने में, गड्ढे खोदो और गड्ढे भरो, उसके बाद उसको परिवर्तित किया गया। लेकिन गड्ढे खोद के गड्ढे भरने से किस तरह का एसेट क्रिएशन होता है, ये भी एक सबसे बड़ी बात थी। और अगर हम फ्री में लोगों को पैसा बांटने लगेंगे तो क्या होगा, ये हम समझ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ये जितने भी एग्जाम्पल्स, बिल्कुल जितने भी एग्जाम्पल्स वैसे कांग्रेस की तरफ से दिए गए बाहरी मुल्कों में जहां पे ये स्कीम लागू की है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम ट्रांसफर योजना जो है वो मकाऊ में है, वो नामीबिया में है, वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, छोटे देश या डेवलप्ड देश हैं, और बहुत कम लोग हैं। इतना ह्यूज सब्सिडी बर्डन बर्दाश्त कर जाए वो नहीं है। और ये ओवरऑल हमें समझना होगा कि चाहे ग्रोथ हो चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, घूम फिर के असर हमारे पर ही आता है। हमारे बैंक की एफडीज के रेट्स कम चले जाते हैं, सिमिलरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ रिटायरल बेनिफिट नहीं है, तो हम लोगों को जिनको पता नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो कुछ इकट्ठा जमा किया था, लेकिन उसका भी पिछले 5 सालों में बहुत डाउन आया। और मैं रघुराम राजन की एक बात आपको बता दूं कि खास तौर से जो एफडी में हमारी छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी रिटायरीज होते हैं और खासतौर से 20 साल पहले के रिटायरीज हैं, वो अक्सर अपनी जमा पूंजी जो है एफडीज में रखते हैं, जिसके इंटरेस्ट बहुत कम हो गए हैं। और रघुराम राजन के ऊपर जब जब प्रेशर डाला जाता था कि आप इंटरेस्ट रेट को डाउन करें, तो वो यही कहते थे कि आई एम नॉट अ चीयर लीडर फॉर द इंडस्ट्री, मुझे इन लोगों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन हालात अब बहुत बदल गए हैं। जो फिल्म पर हमको जाना है, लेकिन मैं आपको एक सिलसिला सुनाता हूं, एक जोक सुनाता हूं, वो सिलसिला आपको बताएगा कि मेंटालिटी लोगों की किस तरह की होती है। एक गांव पर एक
पेड़ के नीचे एक आदमी चद्दर डाल के सो रहा था। तो एक नेता गए, ये जो हमको प्रमोद महाजन ने सुनाया था। तो एक नेताजी गए, नेताजी ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं? बोले साहब मुंह ढक के सो रहा हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि देखो जाओ। बोले क्या करते हो? बोले साहब किसान आदमी हूँ, बटाई पे खेत दे रखा है, जो इनकम आती है उससे घर चलाता हूँ। तो उसने बोला नहीं अपने खेत में जाओ, मेहनत करो, फसल उगाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आएगा। बोले उससे क्या होगा? बोले बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे। बोले उससे क्या होगा? बोले बच्चे खुश रहेंगे, तुम खुश रहोगे, परिवार खुश रहेगा। बोले उससे क्या होगा? बोले आराम की जिंदगी जियोगे। बोले वही तो अभी कर रहा हूँ। तो ये आराम काम के आराम मिल जाए तो फिर काम कौन करेगा? तो आंचल, आप, मुझे पता है कि आप क्यों इस स्कीम का फायदा लेना चाहती हैं। आप नहीं, मैं इस स्कीम में कहीं से भी नहीं आऊंगी। मुझे नहीं लगता है, मैं ईमानदार मिडिल क्लास टैक्स पेयर हूँ, वैसी रहूंगी। लेकिन स्कीम का फायदा मुझे कभी नहीं मिलने वाला, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे मिले।